नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के कोंटा डिवीजन के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की मौत हो गई। इनका अंतिम संस्कार भी 10 तारीख को हो गया। उसी दिन 10 तारीख को ही माओवादियों का बंद था। इससे इससे बौखलाए कई जवान रोते बिलखते कलपते नजर आए। ये वही जवान थे जो कभी बासवराज की मौत पर डांस किया करते थे, नृत्य किया करते थे। कैसे डांस करते थे उनका ये वीडियो देख लीजिए आप। ये थे उन जवानों के डांस जो कि बासवराज की मौत पर या उनके अन्य साथियों की मौत पर डांस करते थे, नृत्य करते थे। इससे भी बढ़कर कुछ ऐसे भी जब तस्वीर सामने आई है जो कि आदिवासियों के मशहूर गाने हम तो जंगल के रखवाला हैं, इस गाने पर डांस करते नजर आए। वे लोग, वे पुलिस वाले जो छत्तीसगढ़ के जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जंगलों को काटने का काम कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं, ये लोग डांस करते हैं। और जब इनके एएसपी गिरपुंजे की मौत होती है फिर रोने बिलखने लगने लगते हैं। इनका ये चरित्र साफ देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक जितनी ही माओवादियों की घटनाएं हुई है जिसमें माओवादी मारे गए हैं, उनके कोई भी परिजन ना तो डरे हैं, ना कभी डांस किए हैं, ना कभी रोए कल्पे हैं। वो जहां स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है, ये महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम भारतवासियों को समझना चाहिए। आखिर ये कभी डांस करने वाले और कभी रोने कल्पने वाले ये कौन लोग हैं, कितने गए बीते हैं समाज के। इसके इसी उदाहरण समझ लीजिए आप कि पुलिस शब्द बदनाम हो गया है। लोग पुलिस से नफरत करते हैं, लोग उससे घृणा करते हैं, डर भले लगे। कई मित्र बता रहे थे कुछ जगह पर तो लोग खुश भी होते हैं जब पुलिस मरता है। ये आम लोग हैं, ये कोई माओवादी या माओवादी समर्थक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, या माओवादियों घटनाओं में ही मरने वाले पुलिस की बात नहीं हो रही है। ये सामान्य घटनाओं में भी जब पुलिस मरते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो एक पापी मरा, एक गुंडे मरे, एक नफरत का सबसे बड़ा पुलिंदा जिसने समाज को बांट रखा है, समाज के सभी लोगों को परेशान कर रखा है, फर्जी एफआईआर करके लोगों को दहशत में डाल करके ऐसे लोगों की मौत हुई। लोग पुलिस से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। यही कारण है
गिरपुंजिया के शहादत के मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था, आम लोगों ने भागीदारी नहीं निभाया था। आम लोग उस मृत्यु स्थल पर नहीं पहुंचे थे, जबकि वहां पर अगर वो लोकप्रिय होते समाज में, अगर पुलिस की छवि अगर समाज में अच्छी होती तो लाखों लोग जुटते, करोड़ों लोग जुटते। लेकिन वहां पर चंद नेता, पुलिस, पत्रकार यही सब नजर आए, आम लोग कहीं से नजर नहीं आए। ये बड़ा संदेश है, ये बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये महसूस करते हैं, समझते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। एसपी गिरिराज पुंजे की मौत क्यों हुई, इसके पीछे की जो बात आ रही है, लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि 26 तक जो है, मैंने 31 मार्च 26 तक जो माओवादी को समाप्त कर देंगे, पूरे देश से धरती से मिटा देंगे उसको। माओवादी लगातार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। माओवादियों की शांति वार्ता को हमेशा ये लोग कमजोरी समझा है, हमेशा इसको मतलब ये समझा है कि अब ये खत्म हो रहा है, ये कमजोर हो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि वार्ता कर लो, वार्ता कर लो, वार्ता कर लो। जबकि वार्ता का स्टैंड है, वार्ता जब माओवादी की तरफ से प्लान आता है तो ये वार्ता से भागते हैं। क्यों भागते हैं, ये क्यों चाहते हैं वार्ता हो? वार्ता इसलिए हो कि माओवादियों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी मुद्दे हैं, जंगल जमीन की बात तो है ही, लाखों एकड़ जमीन ऐसे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कब्जे में है, जमींदारों के कब्जे में है, बड़े बड़े लठैतों के कब्जे में है, उसको उजागर कर सके वो। और इसके साथ जनता की जो मूल समस्याएं हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की समस्याएं हैं जिससे देश पूरा समूचा देश पीड़ित है, उन सवालों को वो मंच पर, पटल पर रख सकें, लोगों को बतला सकें। कभी भगत सिंह ने भी बम फोड़ा था इसी बात के लिए असेंबली पार्लियामेंट में, कि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे मंच पर आए। भगत सिंह को ना फांसी पर चढ़ने का शौक था, ना ही पार्लियामेंट में घुस के बम मार करके किसी मेंबर को खत्म करने का, हत्या करने का उसका प्लान था। वो बस यही चाहते थे कि हमारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाए, आम लोगों के बीच में ये मुद्दे चले जाएं। भगत सिंह भी सफल हुए थे, माओवादी भी सफल हुए। लेकिन जब इनके 5 पत्र आने के बाद भी जब अमित शाह वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए और जश्न मना रहे थे, कि नाच रहे थे कि हमने इतने लोग को मार दिया, इतने लोगों को मार दिया, अब तो माओवादी खत्म हो जाएगा, धरती से मिट जाएगा। इसी समय में 9 जून को गिरिराज पुंजे एएसपी की मौत हो गई। उनको एक बम से उड़ा दिया गया, वो मारे गए, पर खच्चे उड़ गए उनके। अंतिम संस्कार में भी कोई लोग नहीं आया, आम आदमी की भागीदारी नहीं रही। इसके उलट बासव राज और उनके साथियों के शहादत के बाद पूरे देश भर में, बल्कि कहीं दुनिया भर में उनके लिए शोक मनाए गए, लोगों ने संदेश भेजा, लाखों लोगों ने भागीदारी निभाई। बावजूद इसके कि उनके शव को जला दिया, इस पुलिस ने इस हैवानियत का एक इंतहा करते हुए, झूठ का पिटारा करते हुए, यह बताते हुए कि बसव राज के सबको लेने के लिए कोई नहीं आए, इसीलिए हम जो है सबको जला दिए हैं। सच्चाई आप सभी जानते हैं, बसव राज के सबको लेने के लिए उनके परिजन, उनके भाई लगातार प्रयास कर रहे थे, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन उनके सबको नहीं दिया, जला दिया। क्रांतिकारियों को सबको जलाना एक पुरानी परंपरा रही है सरकार की, बल्कि क्रांतिकारियों को छोड़िए, ये आम जनता के, आम आदमी के जो भी सवाल उठते हैं उसको भी ये खत्म करने, अनसुना करने की बात करते हैं। बहरहाल 10 जून को भारत बंद था, बासव राज और उनके 27 साथियों की मौत के बाद। फिर जब गिरिराज पुंजे की मौत होती है, इसके बाद ये पुलिस, रोने कलपने वाली पुलिस, डीआरजी, खास करके वे गुंडे जो कि समझ रहे थे कि माओवादी खत्म हो जाएगा, तो खुश हो रहे थे। जब गिरिराज पुंजे की मौत हुई तो ये डर भी गए। डर इसलिए गए कि अगर माओवादी जीत जाते हैं और खत्म नहीं होते हैं तो इनकी पर सामत आएगी। सामत इसलिए आएगी कि ये अपराधी तत्व हैं, ये समाज के लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, आदिवासियों के, खुद आदिवासी होने के बाद भी। तो ये बिके हुए वे गद्दार हैं जो कभी बिरसा मुंडा को मारा था, पकड़वाया था, कभी सिद्धू कान्हू को पकड़वाया था, कभी तिलका मांझी को पकड़वाया था। ये वही गद्दार का एक लिस्ट है, खेमा है, जिनके पुरखे ने भारत के हर क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारने में
जासूसी काम किया था, मददगार हुआ था। 10 जून को भारत बंद था। इसके बाद ये लोग कोंटा में हमला किया। मानो कोंटा में लोग माओवादी बैठे हुए थे कि आइए आइए मुझे मार डालिए। ये लोग गए वहां पर, उनको मार डाले। 2 माओवादियों को मार डाला गया। कहानी बताया जा रहा है कि एक एलओएस कमांडर था, एक का नाम आज तक पता नहीं चला है। तो सवाल उठता है कि किनको मारे? क्या सच में वो माओवादी थे जो बैठे हुए थे इस इंतजार में कि डीआरजी के जवान आएंगे मुझे मार डालेंगे कोंटा में, या फिर वो एक आम ग्रामीण थे? बेशक वो समर्थक हो सकते हैं, लेकिन वो एक आम ग्रामीण थे जिनको इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। एक पुरुष, एक महिला, मतलब इतने माओवादियों में इनको यही 2 आदमी बैठा हुआ मिला वहां पर, जिसको मार डाला इन्होंने। ये झूठी कहानी पुलिस हर बार गढ़ती है, हर बार लिखती है, हर बार सुनाती है। जनता जानती है, वहां की जनता अब जानती है कि मारे गए लोग आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जिनकी पुलिस ने अपने गिरपुंजे की मौत का बदला लेने के लिए मार डाला। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी मौत से खिसियाया हुआ ये डीआरजी वाले लोग 2 ग्रामीण को मार करके पेश कर दिया। हत्या क्यों करते हैं ये लोग? खैर, ये सवाल सदियों से पूछा पूछा जा रहा है, आज ही पूछा जाएगा, कल भी पूछा जाएगा। ये हत्यारे हैं, इनका पेशा है हत्या करना, इसीलिए यह आम आदमियों की हत्या करते हैं, फिर डांस करते हैं। जब इनका मारा जाता है तो रोने क्लब में लगते हैं। ये इनका नेचर है। ये स्थित प्रज्ञ लोग नहीं है, ये भारत के बुद्धिस्ट जो बौद्ध विचार के लोग थे वो भी नहीं है। ये लोग नीचछ, लंपट, दुष्ट और समाज विरोधी तत्व है। ये वजह है कि तमाम सारी चीजें, तमाम हजारों लोगों की हत्याओं करने के बाद भी ना तो माओवादी खत्म हुआ, ना ही इनका आतंक खत्म हुआ। इनका आतंक तो खैर शुरू से ही रहा है, माओवादी तो जीरो शुरू हुए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। बहरहाल, माओवादियों ने 11 जून से लेकर 3 अगस्त तक का शोक मनाने का निर्णय किया है, और इस दरमियान पूरे भारत या जहां कहीं भी हो, बासव राज और उनके 27 साथियों के, जिनकी एक सब बाद में माओवादियों ने बरामद किया था, कुल 28 लोग साथी उनके शहीद हुए थे, तो मनाने का निर्णय लिया है। यह शहादत मंथ भी बोल सकते हैं, हालांकि शहादत दिवस मनाते हैं ये 28 जुलाई को। 28 जुलाई आपको कालू मजुमदार का उस दिन मौत हुई थी, पुलिस कस्टडी में मारे गए थे, वो शहीद हो गए थे। 28 जुलाई पहले तो इस सप्ताह भर का हुआ करता था, 28 जुलाई से 3 अगस्त का, लेकिन अब इनके दूसरे महासचिव भी शहीद हो गए, मारे गए, वासव राज। इनकी शहादत होती है 21 मई को। 21 मई को ये ब्लैक डे मनाते हैं, मानते हैं, अब ब्लैक डे मनाने की घोषणा भी किए हैं। तो अभी 21 मई तो नहीं, लेकिन लगता है कि 11 जून से 3 मई तक का जो वक्त है, इन्होंने पूरे देश में शहादत दिवस मनाने का घोषणा किया है। संभव है कि जब अगले साल चीज़ें बढ़े आगे, तो यह घोषणा और लंबा हो जाए, शायद हो सकता है 21 मई से 3 अगस्त तक का अवधि जो है शहादत दिवस मनाने का हो जाए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो लंबे समय तक का अवधि रहता है इनको मनाने का, शहादत दिवस। इससे क्या फायदा होता है कि जरूरी नहीं है अगर एक ही दिन मनाने का कहीं घोषणा होता है तो पुलिस पूरी सेंट्रलाइज कर देती है उसी जगह पर कि यहाँ मनाया जाएगा, इस डेट में मनाया जाएगा, उस डेट में हमला करो। तो अब ये लंबा वक्त भी हो जाएगा। एक अभी तो 11 जून से 3 अगस्त तक का है, बाद में संभव है कि 2 महासचिव के शहादत के बीच की अवधि इनके लिए बड़ा मूल्य रखे, 21 मई से 3 अगस्त या फिर 28 जुलाई तक अवधि हो जाए। दूसरे, इन्हें अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज रहा इनके लिए, जो कि मतलब अपनी बात को रखने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा है। बहरहाल, उनके 27 बल्कि 28 लोग मारे गए थे, बासव राज समेत। तो
आपने पढ़ा भी होगा, मैं उनका लिस्ट एक बार फिर से बता दूंगा आपको कि किस तरह से कौन कौन लोग बसवराज के साथ में मारे गए थे और उनका क्या पद था। यह लिस्ट जारी पुलिस ने किया था। माओवादियों का अपना अलग लिस्ट है। उन्होंने बताया था कि हम सभी तमाम 28 लोगों के लिस्ट पर मैंने शहादत पर जो है पूरी एक बुकलेट तैयार करेंगे। संभव है तैयार कर रहे हों, कभी भी मिल सकता है। अगर मिलेगा जब तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। बहरहाल पुलिस का लिस्ट था ये, जिसमें कि नंबर 1 नंबाला केशव राव उर्फ बासवराज, बी आर दादा नाम था, वो लोग वो जानते थे इनको। उर्फ गगन्ना, उर्फ प्रकाश, उर्फ कृष्ण, उर्फ विजय, उर्फ दरापू नरसिम्हा रेड्डी। ये कई नाम होते हैं माओवादियों के अपने काम करने के लिए, और हर क्षेत्र बदलता जाएगा, नाम बदलता जाएगा। इनका उम्र 70 वर्ष था और ये सीपीआई माओवादी के महासचिव थे। इन पर 10 करोड़ रुपए का विभिन्न राज्यों में इनाम था। दूसरे जो इनके साथी मारे शहीद हुए थे या मारे गए थे, वे हैं जंगू नवीन उर्फ मधु, उम्र 45 वर्ष। ये आंध्र प्रदेश के थे और सीसी स्टाफ के सदस्य थे। इन पर 25 लाख का इनाम था। तीसरे हैं संगीता, इनकी उम्र 35 वर्ष था। तेलंगाना की रहने वाली थी और कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी, जो कि इनकी सुरक्षा के लिए जवाबदेह थी कंपनी। इन पर इनाम था 10 लाख रुपए का। भूमिका चौथी सदस्य हैं, जो कि इस एनकाउंटर में शहीद हुए थे। उनका उम्र 35 वर्ष, ये भी तेलंगाना की रहने वाली थी और पीएलजीए कंपनी के 7 नंबर के सदस्य थी। इन पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 5वां नंबर था रोशन उर्फ टीपू उर्फ महेश उर्फ अनित उर्फ चंदर मौर्यम। उम्र था इनका 35 वर्ष। ये बीजापुर गंगालूर इलाके के रहने वाले थे और ये पीएलजे की कंपनी नंबर 7 के कमांडर थे। इन पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 6ठे नंबर पर हैं सोमली उर्फ सजनतिन उर्फ हिरमे कुरसाम। इनके पति का नाम था रोशन उर्फ टीपू। उम्र 30 वर्ष। ये भैरमगढ़ की रहने वाली थी और ये भी कंपनी नंबर 7 की डिप्टी कमांडर थी। 10 लाख रुपया इन पर इनाम था। 7 नंबर पर थे उगेंद्र उर्फ विवेक। इनका उम्र भी लगभग 30 वर्ष। ये तेलंगाना के रहने वाले थे और ये कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। 8वें नंबर पर थे उंगा उर्फ नवीन उर्फ गुड्डू मांडवी। उम्र 25 वर्ष और ये सुकमा जिला के किस्टाराम थाना के रहने वाले थे। ये भी पीएलजीए की कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। 9 नंबर में है बुच्ची उर्फ बसंती उर्फ रामे मुचाकी। उम्र 25 वर्ष। ये पश्चिम बस्तर क्षेत्र की रहने वाली थी और ये भी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थी। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। 10वें नंबर पर हैं भीमे उर्फ मासे मांडवी पति लालसू उड़सा। इनकी उम्र 25 वर्ष थी। ये भी बीजापुर की रहने वाली थी, पामेड़ थाना के। ये भी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी और इन पर इनाम 8 लाख रुपए का था। 11 नंबर पर हैं रवि बंडो उर्फ 25 वर्ष था इनका। माफ कीजिएगा, उम्र 25 वर्ष था इनका। ये भी सुकमा जिला के किस्टाराम थाना के क्षेत्र के रहने वाले थे और कंपनी नंबर 7 के ये भी सदस्य थे। इन पर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। 12 नंबर में है गीता, उम्र 25 वर्ष। कोंटा क्षेत्र की ही रहने वाली थी ये और पीएलजीए कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। इनाम इन पर भी 8 लाख रुपए का था। 13वें नंबर पर हैं जुगो उर्फ जमुना पोडियम। इनका उम्र 25 वर्ष और ये कोटमेटा गांव की रहने वाली थी, भैरमगढ़ थाना की, जिला बीजापुर की, और ये भी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। सदस्य थे। इनाम 8 लाख रुपया।
बिज्जा उर्फ लालसू उर्सा, ये 23 वर्ष के थे युवा, और ये भी सुकमा जिला के थे, जगरगुंडा थाना क्षेत्र के, और पीएलजी कमेटी नंबर 7 के सदस्य थे। इनाम इन पर था 8 लाख रुपया। 15 नंबर में है छोटी उर्फ रेशमा पोडियम, उम्र 23 वर्ष, ग्राम पोटेम, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। ये भी पीएलजी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। इन पर भी इनाम 8 लाख रुपए का था। 16 में है कोसी उर्फ कांटी माडवी, उम्र 23 वर्ष, गोदुम गांव के रहने वाले थे, इस्टाराम थाने के क्षेत्र में आते हैं, सुकमा जिला के। ये भी पीएलजी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। इनाम 8 लाख रुपया। 17 इमे उर्फ सनकी मुचाकी, उम्र 25 वर्ष, पामेर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, ये बीजापुर जिला के। ये भी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। इन पर इनाम था 8 लाख रुपया। 18 में है सूर्या उर्फ संतू ताती, इनका उम्र 22 वर्ष था। ये कंगालूर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, बीजापुर जिले की। ये भी आपको पीएलजी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। 8 लाख रुपया इन पर भी इनाम था। इसके बाद हम देखते हैं कि 19 में नंबर पर है कोसा नागेशपुरी, इनका उम्र भी 32 वर्ष। ये भी जनसुग्गा जिला सुकमा जिला के रहने वाले थे, और कंपनी नंबर 7 के ये भी सदस्य थे। 8 लाख रुपया इन पर भी इनाम था। 20वें नंबर पर हैं राजू ओयाम, 22 वर्ष इनका उम्र था, इंद्रावती एरिया के क्षेत्र रहने वाले थे, और ये पीएलजी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। इन पर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। 21 नंबर पर हैं बदरू ओरही, उम्र 26 वर्ष, ये पश्चिम बस्तर क्षेत्र रहने वाले थे, पीएलजी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। मंडको उर्फ सरिता, ये 22वें नंबर पर हैं, उनका उम्र 30 साल, और भैरमगढ़ के और जिला बीजापुर के रहने वाले थे। ये भी कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी, और 8 लाख रुपया इन पर भी इनाम था। 23वें नंबर पर है राजेश तेलम उर्फ जिला, उम्र था 35 वर्ष, ये पश्चिम बस्तर क्षेत्र के रहने वाले थे, और ये भी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। इनाम था 8 लाख रुपया। आयते उर्फ राघो वेको 24वें नंबर पर हैं, 25 वर्ष उम्र था, दक्षिण बस्तर क्षेत्र के रहने वाले थे, कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे, और 8 लाख रुपया इन पर भी इनाम था। 25वें नंबर पर हैं कल्पना अबलम उर्फ एडो, उम्र 20 वर्ष, पश्चिम बस्तर क्षेत्र के रहने वाले ये भी थे, और पीएलजे कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। 8 लाख रुपया इन पर इनाम था। नंदू उर्फ नीलेश मंडमी 26वें नंबर पर है, उम्र 30 वर्ष, और कोंटा थाना क्षेत्र के, जहां पर कि अभी एएसपी मारे गए थे, उस थाना क्षेत्र के सुकमा जिला के रहने वाले थे, और ये भी पीएलजी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। 8 लाख रुपया इन पर भी इनाम था। 27वें नंबर पर है सुनील, उम्र 25 वर्ष, और ये ओरछा थाना क्षेत्र के नारायणपुर जिला के रहने वाले थे, और पीएलजी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। इन पर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। ये आपने पूरी लिस्ट देखा, और एक जो 28वें नंबर पर थे साथी, उनके जो मारे गए थे, तो वो उनको पीएलजी ने ही दोबारा वो लोग वहाँ पर सर्च में आए, तो उनको लेकर के गए और अपने तरह से उनका अंतिम संस्कार किया। तो वो 28 कुल टोटल लोग जो थे माओवादियों को मारे गए। इसमें आपने एक चीज़ गौर किया होगा, सभी 7 नंबर कंपनी के ही लोग थे, जिन पर भी बासव राज को बचाने की, सुरक्षा करने की जवाबदेही थी। बाद में जो पत्र आया था माओवादियों को, इसमें बताया गया था 35 लोग थे, इसमें 7 लोग लड़ते हुए निकल गए, और 28 लोग वहाँ पर लड़ते हुए अपने महासचिव को बचाते हुए वो शहीद हो गए। और इन्होंने एक चीज़ और कहा था माओवादियों के पत्र में, अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने महासचिव को इन्होंने बचाया, और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये टोटल लड़ाई था
और इन 28 जो लोग थे माओवादियों के, इन लोगों के सबों के साथ क्या किया गया आपने देखा। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग थे, तेलंगाना के, आंध्रा के, उन लोगों के सबों को पुलिस ने जला दिया। 8 लोगों के सबों को आग लगा करके अपने से, और बाकी लोगों के सबों को दिया गया। इन पूरी चीज में एक चीज आपने गौर से जरूर देखा होगा, जितने भी माओवादी के लोग शहीद हुए, 28 हो या उसके पहले भी जो लोग हुए हो, तमाम लोगों के शवों पर दावा करने के लिए लोग जरूर आते हैं। लोग डरते नहीं हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, हम नहीं जानते हैं। डर एक अलग जगह होता है, लेकिन ये अब दावा करते हैं, अपने परिवार के साथ दावा करते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, इनके सबको मुझे वापस किया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जो कि एक जीवटता को दिखाता है कि लोग लड़ रहे हैं, अंतिम लोग तक लड़ रहे हैं। और जो कोई लोग, डीआरजी के लोग, ये अपराधी तत्व थे, जो अपने गांव में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जिला मुख्यालय में रहते हैं, और पुलिस के साथ आकर के गांव वालों पर कोहराम मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं। इसी का परिणाम हो सकता है कि ये जो 2 लोगों की हत्याएं किया गया है, ये जो एएसपी मारे गए थे उसके बाद, ये आम ग्रामीण हो सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। बहरहाल एक चीज का तो इस एएसपी के मौत के बाद साबित हो गया, साफ हो गया कि माओवादी खत्म नहीं हुए हैं। अमित शाह का दावा हवा हवाई जरूर हो गया है। जो वो दावा करते थे कि हम 26 तक जो है माओवादी को समाप्त कर देंगे, 31 मार्च 26 से माओवादी को धरती से मिटा देंगे, तो वो अब दावा इनका खत्म हो गया। अब उस दावा पर केवल हंसी ही आ सकती है। ये बात पहले भी कहा गया था, ये बात और अब पुख्ता तरीके से साबित भी हो गया है। जिस तरह से ये एएसपी की को मारा गया है कोंटा थाना क्षेत्र में, कोंटा के पास, वो मुख्यतः ऐसा इलाका था जहां पर कि पुलिस का प्रभाव था। माओवादियों में शुरू प्रारंभ में भी कहा था कई बार कि अगर हम पीछे हट गए हैं, जंगल में चले आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एनएच के पास नहीं पहुंच सकते। एनएच में हमारे आज भी आधार हैं, हम शहर के इलाके में आज मेरा आधार है, हम जहाँ चाहे वहाँ एक्शन कर सकते हैं। यह इस घटना ने और ज़्यादा साबित कर दिया है, माओवादी जहाँ चाहे वहाँ पर एक्शन कर सकते हैं। मुझे डर है कहीं अगला टारगेट खुद गृह मंत्री अमित शाह न हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि दावे की क्या धज्जियां उड़ेगी, कहाँ जाएगा चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों से एक और चीज़ जो साफ साफ साबित हो गया है, वो साबित ये हो गया है कि भारत माओवादी जो बार बार भारत सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक युद्ध चल रहा है। तेलंगाना के कुछ नागरिक संगठन की तरफ से भी ये अपील कहा गया था कि अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो आपको घोषणा करना चाहिए कि आप देश में युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। आप बिना घोषणा किए नहीं कर सकते हैं। इस युद्ध के साथ एक और चीज जो है, जो साफ दिखा है, इसमें किसी भी तरह के मानवता का पालन नहीं होता है। न तो जिनेवा कन्वेंशन जो था उसका पालन होता है, ना ही युद्धबंदी के तौर पर लोगों को जो किया जाता है वो होता है। ये पूरे पूरे नरसंहार है, विषाक्त नरसंहार है, और आदिवासियों को पूरी तरह से खत्म कर देने की साजिश है। मैं एक चीज और पर लोगों को ध्यान देना चाहूंगा। आज 30, 32 से 40 जो भी माओवादी के लोग शहीद हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, इनकी गिनती को अखबार में या मीडिया में हम भी दिखाते हैं, बहुत लोग दिखाते हैं। क्या कभी आपने बिरसा मुंडा के साथ जो लोग शहीद हुए थे उनका लिस्ट कभी देखा है आपने? कितने लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया? क्या सिद्धू कान्हू के साथ जितने लोग शहीद हुए थे उनका लिस्ट जानते हैं आप? हजारों में है। बल्कि 20-20 हजार लोगों को अंग्रेजों ने एक एक साथ मारा है। तो जहां 20,000 लोग का लिस्ट है अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में, या अंग्रेजों के ने उसको गोली मारा है, वह 30, 35, 40 कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हर मौत महत्वपूर्ण होता है। आदिवासियों के हर जीवन का, हर सांस को ये सरकार खत्म करना चाहती है। सोनी सोरी ने कहा था कि उनके एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था, तुम आदिवासियों को देश से ही मिटा देंगे। यह बड़ा तथ्य है
कि क्यों भारत सरकार वासियों की संख्या मात्र 12-13 करोड़ है। क्यों भारत सरकार ये 8-10-12 करोड़ आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। यह देश के उन हिस्सों के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उन आदिवासियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए जो कि मनुष्य हैं और आदिवासी नहीं हैं। मनुष्यता के नाते भी भारत के उन हिस्सों के लोगों को खड़े होना चाहिए, आदिवासियों के आवाज़ बनना चाहिए, आदिवासियों के हित में बोलना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए, जो आदिवासी आज नहीं है और भारत के विभिन्न हिस्सों में राज कर रहे हैं, रह रहे। भारत के उन लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि वो क्यों भारत के 10-12 करोड़ आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। उनको पूछना चाहिए कि क्या बिगाड़ा है आदिवासियों ने, क्यों आप आदिवासियों के खिलाफ इतने बर्बर युद्ध चला रहे हैं, क्यों आदिवासियों को मारने पर तत्पर हैं, क्यों आप आदिवासियों के लिए हित, सम्मान, मानवता के पक्ष में नहीं है। केवल इसलिए कि आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं। क्या आदिवासी मिटाना इसलिए जरूरी है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के नीचे बड़े बड़े खदान मिल गए हैं, सोना और लॉयर्स मिल गए हैं। क्या आदिवासी को इसलिए खत्म करना चाहिए कि आदिवासी अपने बच्चों की, अपनी औरतों की इज्जत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आप मेरे बच्चों के साथ में हत्या क्यों कर रहे हैं, मेरी बेटियों के साथ बलात्कार क्यों कर रहे हैं, हमारे घरों को क्यों उजाड़ रहे हैं। क्या ये पूछना अपराध है? क्या ये अपराध है कि आदिवासी अपने बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए बात करते हैं, के लिए सवाल पूछते हैं और उन लोगों का विरोध करते हैं जो उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटने के लिए आते हैं, उनकी संपदा को लूटने आते हैं, उनके घरों को उजाड़ने आते हैं। अगर ये अपराध है तो मैं समझता हूँ ये न्यायपूर्ण अपराध है और हर आदिवासियों को इस तरह का अपराधी बनना चाहिए। भारत के हर गैर आदिवासियों को ऐसा ही अपराधी बनना चाहिए ताकि वह इन लुटेरों के खिलाफ जंग छेड़ सके और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आवाज़ उठा सके। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।